हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट जेनेटिक्स। आपके क्लास 12th के इस यूनिट के अंदर 3 चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया है। पहला चैप्टर जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उनमें से दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे, जेनेटिक्स के दूसरे चैप्टर की तरफ, जिसका नाम होगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। एंड एट द एंड ऑफ दिस यूनिट वी विल स्टडी इवोल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट विथ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। बच्चों, आपने देखा होगा कि कई बार आप पेरेंट्स को देखते हो और आप पेरेंट्स को आप जानते हो तो उनके बच्चों को देखते ही आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि ये इनसे बिलोंग करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चों के रंग रूप, स्वभाव, बोलने चालने की भाषा, तो ये सारी चीज़ें उनके पेरेंट्स से मैच करती है। सो व्हाई इज़ दिस मैचिंग? आज के टाइम पे हम जानते हैं कि कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, लेकिन देयर वाज अ टाइम जब लोगों के लिए ये सवाल बहुत बड़ी एक मिस्ट्री हुआ करती थी कि व्हाई ऑफस्प्रिंग रिप्रेजेंट्स देयर पेरेंट्स। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की भी इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू इनहेरिटेंस को समझने में दुनिया को तब मिला जब मेंडल की द ग्रेट ग्रेगोर जोहानन मेंडल की एक्सपेरिमेंट हुई पी प्लांट के ऊपर, जो उन्होंने कंडक्ट की थी 1856 से 1863 तक। और जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया उसके आधार पे जो उनके ऑब्जर्वेशंस थे उनको उन्होंने डायरी में नोट डाउन किया, और उसके बेसिस पे उन्होंने कुछ लॉज या फिर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस दिए, जिसके बेसिस पे आज हम जानते हैं कि क्यों ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो अपने पेरेंट को रिजेंबल करते हैं। और आज हम इस फील्ड को इतनी अच्छी तरह से समझते हैं कि कई बार हम स्टैटिस्टिकली कैरेक्टर्स के प्रोबेबिलिटी को, कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में किसी कैरेक्टर के जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसको भी आज हम बहुत आसानी से पेडिग्री के थ्रू प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आप भी बच्चों जब इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लोगे तब आपके पास भी वो एबिलिटी डेवलप हो जाएगी कि कैरेक्टर के इनहेरिटेंस के प्रोबेबिलिटी को आप कैलकुलेट कर सको कि किस कैरेक्टर का ऑफस्प्रिंग में जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत हाई चांसेस है कि आपके नीट के एग्ज़ाम में या फिर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपसे पेडिग्री के नाम से ये पूछा जाए। तो शुरुआत करते हैं हम लोग इस चैप्टर का, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का। तो चैप्टर की शुरुआत में मैं सबसे पहला टर्म आपको एक इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, दैट इज़ हेरिडिटी। आप लोगों ने से बहुत सारे लोगों ने इस टर्म को सुना भी होगा। सो दिस इज़ नॉट अ न्यू टर्म, बट चूँकि हम लोग बिगनिंग से शुरू कर रहे हैं तो हर एक चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को भी डिस्कस करते चलेंगे, एंड वन बाय वन ग्रेजुअली हम लोग एडवांस लेवल तक क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। सो हेरिडिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सो इट इज़ डिफाइंड एज ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। सो हेरिडिटी का मतलब होता है कैरेक्टर का ट्रांसमिशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन होना। इसी से मिलता जुलता एक और टर्म आता है जो आपके चैप्टर के हेडिंग में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड दैट इज इनहेरिटेंस। सो नेक्स्ट टर्म वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? अगर मैं आपसे कहूँ बच्चों, तो इनहेरिटेंस और हेरिडिटी इनका मतलब मिलता जुलता है, बट फिर भी अगर मैं इनके डिफरेंस को बताना चाहूँ तो इसके लिए मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। लेट्स से कि गर्मियों की छुट्टी में आप यहाँ से शिमला घूमने गए। सो देयर इज़ अ वे ऑफ सेइंग, आप अपने दोस्तों से कहो वहाँ से घूम के आने के बाद कि मैं शिमला घूमने गया। एंड देयर इज़ अनदर वे, जो आपके काफ़ी क्लोज फ्रेंड होंगे उनको आप बताओगे कि आपने यहाँ से रैपिडो बुक की, कोई ओला बुक की, आप यहाँ से स्टेशन गए, और फ्रॉम स्टेशन यू टुक अ ट्रेन फॉर दिल्ली, एंड फ्रॉम दिल्ली यू बुकड अनदर ट्रेन, यू वेंट टू शिमला। तो पहले और दूसरे वाली चीज़ों में, दोनों केस में आपने बात बिल्कुल वही कही। पहले केस में आपने कहा कि आपने जस्ट आउटकम बताया, और दूसरे वाले केस में आपने डिटेल्ड मैकेनिज्म डिस्कस की। तो यही डिफरेंस है इन दोनों वर्ड में। हेरिडिटी, विच इज़ यू ऑलरेडी नो कि इट इज़ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। लेकिन वही बात मैं करूँ अगर इनहेरिटेंस की, सो डिटेल्ड मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी दैट इज कॉल्ड एज
इनहेरिटेंस, कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है, इसको हम हेरिडिटी कहते हैं। लेकिन कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफ़र कैसे होता है, इसकी डिटेल्ड स्टडी, उसकी डिटेल्ड मैकेनिज्म कहलाती है इनहेरिटेंस। सो लेट मी राइट इट डाउन। वी कैन डिफाइन इट एज मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी। मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। तो इस चैप्टर में और एक टर्म और है, दैट इज वेरिएशन। सो नाउ आपको पता होगा कि जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो अपने पेरेंट्स को रिजेंबल करते हैं, काफ़ी मायनों में वो अपने पेरेंट्स के जैसे ही होते हैं, लेकिन बहुत सारी फीचर्स, बहुत सारे कैरेक्टर्स उनके ऐसे भी होते हैं जो उनके पेरेंट्स से डिफरेंट होता है। और जब आप क्लास 11th में जाओगे और आप मियोसिस के फिनोमेना को पढ़ते हो और आप क्रॉसिंग ओवर के मैकेनिज्म को समझते हो, तो आपको पता चलता है कि व्हाट इज़ द रीज़न कि जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट कैसे होते हैं। तो हमारा जो गुण, हमारा जो कैरेक्टर दैट इज सिमिलर टू आवर पेरेंट्स, दैट इज़ आवर हेरिडिटी, बट व्हाट द कैरेक्टर्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स, दैट इज़ आवर वेरिएशन। सो इस चैप्टर में हम लोग हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो अब आगे चलते हैं और इस चैप्टर के रोड मैप को देखते हैं। डिटेल में कुछ डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं। ये काफ़ी बड़ा सा चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का। तो इसको समझने के लिए इसको हम लोग 4 छोटे छोटे सेक्शंस में बांटेंगे। सो फर्स्ट सेक्शन विल बी द प्री मेंडेलियन एरा, फर्स्ट सेक्शन विल बी प्री मेंडेलियन एरा। फिर हम लोग जाएंगे आगे इस चैप्टर में एंड वी विल डिस्कस द मेंडेलियन एरा, द ग्रेट मेंडेलियन एरा। मेंडेलियन एरा को समझने के बाद हम लोग आगे जाएंगे और लिमिटेशंस की बात करेंगे कि क्यों मेंडेलिज्म वाज नॉट सफिशिएंट इनफ टू एक्सप्लेन द फेनोमेना ऑफ जेनेटिक्स, और क्यों लिंकेज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया मॉर्गन के द्वारा, और जो ग्रेट मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट है ड्रोसोफिला के ऊपर, उसकी बात करेंगे हम लोग। उसको हम लोग डिस्कस करेंगे पोस्ट मेंडेलियन एरा में। वहीं पे हमारी डिस्कशन होगी अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज। एंड इन सब चीज़ों को अच्छे से समझने के बाद वी विल बी इन अ स्टेट कि हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड पेडिग्री उसको डिस्कस कर सकें। 3 मिसलिनियस टॉपिक्स होंगी वहाँ पे। फर्स्ट वी विल डिस्कस म्यूटेशन, देन genetic disorders and pedigree analysis। तो इस 4 सेक्शन में हम लोग इस चैप्टर को बांटने वाले हैं। फर्स्ट विल बी द प्री मेंडेलियन एरा। सो आपको पता है बच्चों कि मेजर ब्रेक थ्रू जो मिला जेनेटिक्स के वर्ल्ड को, और वो आया मेंडल के एक्सपेरिमेंट के थ्रू, पी प्लांट के ऊपर जो उनका एक्सपेरिमेंट था पाइसेम सटाइवम के ऊपर। बट बिफोर दैट लोगों की कोशिशें जारी थी। लोगों ने कैरेक्टर के ट्रांसमिशन के मैकेनिज्म को समझने की शुरुआत कर दी थी, उनकी क्यूरियोसिटी जाग चुकी थी, बट उनके पास कुछ बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट स्टेटमेंट या थ्योरी नहीं थी इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। बट इंट्रोडक्शन के लिए ये सारे टर्म्स आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर, या फिर आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आप सॉल्व करोगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो इन सब टर्म्स को बस समझने के लिए एक बार इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि प्री मेंडेलियन एरा में, यानी कि जब मेंडल ने जेनेटिक्स के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं किया था, तो उससे पहले लोगों की क्या विचार थी, क्या कैसे अभिव्यक्त करते थे लोग कैरेक्टर के ट्रांसमिशन को। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे प्री मेंडेलियन एरा में मॉइस्ट वेपर थ्योरी की। तो दिस थ्योरी वाज गिवन बाय पाइथागोरस। आप सब लोग जानते हो कि पाइथागोरस को। एंड इनका ये मानना था कि जो बॉडी पार्ट्स है, ईच बॉडी पार्ट्स ऑफ मेल एंड फीमेल, दे प्रोड्यूसेस सम वेपर्स, और ये जो वेपर होती है जब ये कोगुलेट होती है ड्यूरिंग द कोइटस, दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड जाइगोट लीड्स टू डेवलपमेंट इनटू एम्ब्रियो। तो इस थ्योरी को कम्प्लीटली आज के टाइम पे, ये जो प्री मेंडेलियन एरा का दौर था,
तो इसमें ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि कुछ बहुत ज़्यादा कंक्लूसिव चीज़ें डिस्कवर नहीं हुई थी जेनेटिक्स को लेके, बट चूंकि ये सारे टर्म्स आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में या क्वेश्चन बैंक्स में देखने को मिल जाएंगे, तो इन सब से एक बार इंट्रोड्यूस होना आपका ज़रूरी है। फिर सेकंड हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं फ्लूइड थ्योरी। So it was given by Empedocles और इनका भी मानना था कुछ वैसा ही, बट ये थोड़ा डिफरेंट थियोरी रखते थे अपनी। इनका मानना था कि बॉडी पार्ट डज नॉट रिलीड एनी काइंड ऑफ वेपर, जैसा कि पाइथागोरस ने कहा था। इनका मानना था कि बॉडी पार्ट से कुछ फ्लूइड निकलती हैं और ये फ्लूइड सेक्स ऑर्गन से होते हुए फीमेल की बॉडी में जाती है। फीमेल की बॉडी के अंदर भी कुछ स्पेसिफिक फ्लूइड्स हैं और जब ये दोनों फ्लूइड मीट करते हैं उससे फॉर्मेशन होता है जाइगोट का, एंड दैट्स वाई पैरेंटल कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट विद द प्रोजेनी। इस थ्योरी की भी कुछ बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल बेसिस है नहीं, तो इसको आज के टाइम पे हम लोग रिजेक्ट करके चलते हैं। फिर आती है रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी। This was given by Aristotle. अब इनका कुछ और ही मानना था कैरेक्टर के ट्रांसमिशन को लेकर। ये ऐसा सोचते थे कि जो मेल होता है ना, मेल इंडिविजुअल, दैट प्रोसेस वेरी प्योर ब्लड, मतलब कि मेल के ब्लड को इन्होंने प्योर माना। और इनका ये भी मानना था कि जो मेल का ब्लड होता है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। एट द सेम टाइम इन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि जो फीमेल ब्लड है दैट इज़ कंसिडर्ड एज इम्प्योर ब्लड। और ही यूज्ड टू से कि जब ड्यूरिंग कॉइटस मेल और फीमेल ब्लड मिक्स होते हैं उससे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और सिंस द मेल ब्लड इज़ प्योर एंड इट हैज़ हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इसीलिए प्रोजेनी के अंदर जो पेरेंटल कैरेक्टर होता है फ्रॉम द कैरेक्टर दैट इट इनहेरिट्स फ्रॉम इट्स फादर साइड, वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इट्स मदर साइड, जो कि आपको पता है आज के टाइम पे ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इस थ्योरी को भी कम्प्लीटली रिजेक्ट किया गया था। और आई एम टेलिंग यू कि ये जो प्री मेंडेलियन एरा की दौर की बात कर रहे हैं और जिन थ्योरीज़ की हम बात कर रही हैं, इनका कोई साइंटिफिक एविडेंस या प्रूफ नहीं है। बस ये सारे टर्म्स हम लोग इसलिए जान रहे हैं क्योंकि आगे चल के जब आप क्वेश्चन बैंक बनाओगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तब आपके दिमाग में आपको जब ये सब ऑप्शन आएगा तो आपके पास कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि ये सब एक्चुअली है क्या। नेक्स्ट एक और हम लोग डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे, दैट इज़ प्री फॉर्मेशन और ह्यूमनकुलस थ्योरी। प्री फॉर्मेशन थ्योरी, इट वाज गिवन बाय स्वामरदम। एंड इनके विचार थोड़े और भी अलग थे। इनका ये मानना था कि स्पर्म एंड ओवा, इनके अंदर कोई इंडिविजुअल जो होता है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है इन द मिनिएचर फॉर्म, एंड व्हेन द स्पर्म मीट्स द ओवा, तो जो मिनिएचर फॉर्म प्रेजेंट है इंडिविजुअल का, जिसको उस मिनिएचर के लिए उन्होंने एक टर्म भी यूज़ किया था, दैट मिनिएचर फॉर्म विच इज़ ऑफ एन इंडिविजुअल, जो कि प्रेजेंट होता है किसी गैमीट के अंदर, फॉर दैट मिनिएचर फॉर्म ही कॉल्ड इट एज होम्यूनकुलस। तो स्वामरदम का मानना था कि जो गैमीट्स होते हैं उसके अंदर इंडिविजुअल ऑलरेडी प्रेजेंट होता है इन मिनिएचर फॉर्म, और जब मेल और फीमेल गैमीट मीट करते हैं तो उस टाइम पे ट्रिगर हो जाता है उस मिनिएचर फॉर्म का डेवलपमेंट, एंड दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। तो अब हम लोग शुरू करने वाले हैं मेंडेलियन एरा। तो इन मेंडेलियन एरा, लेट्स बिगिन विथ मेंडेलियन एरा फर्स्ट। तो बिफोर स्टार्टिंग विथ मेंडेलियन एरा, हम लोग मेंडल के लाइफ का कुछ टाइमलाइन देख लेते हैं कि क्या क्या इवेंट इम्पॉर्टेंट इवेंट हुए और वो कब घटित हुए मेंडल के लाइफ में। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके बर्थ की। ग्रेगोर जोहानन मेंडल, जिनको कि आप फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हो, ही वॉज बॉर्न इन 1822। एंड 1822 में जब इनकी बर्थ हुई, उसके बाद एक मेजर इवेंट इनकी लाइफ में घटा, जब
1856 से 1863 तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया पी प्लांट के ऊपर। उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग आगे इस एरा में कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एंड देन वी हैव कि जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया पी प्लांट के ऊपर, हम लोग डिस्कस करेंगे कि वाई पी प्लांट वाज टेकन। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कैरेक्टर्स इन्होंने चूज़ किए थे, उस कैरेक्टर की कितनी वैरायटीज़ थी, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। बट पहले हम लोग टाइमलाइन देख लेते हैं मेंडल के लाइफ का। 1860 तो 7 सालों तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया पी प्लांट के ऊपर, और जो इन्होंने ऑब्जर्व किया उन ऑब्जर्वेशंस को उन्होंने नोट किया अपनी डायरी में। जो एक्सपेरिमेंट बेसिकली हम लोग जो एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, सो ही कंडक्टेड सम हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट। और जो कंक्लूजन्स उनको मिले इन 7 ईयर के एक्सपेरिमेंट्स के बाद, उसको उन्होंने सबसे पहली बार पब्लिश किया 1865 में। पब्लिश्ड हिज वर्क फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1865। बट दुख की बात ये रही कि जब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स की फाइंडिंग को, अपने ऑब्जर्वेशंस की फाइंडिंग को इन्होंने जब पब्लिश किया, तो लोगों ने उसको वैलिडेट नहीं किया। लोग कंप्लीटली डिसएग्री कर गए। बहुत सारे रीजंस थे। एक तो पहली बात कि उस टाइम पे कम्युनिकेशन आज के ज़माने जितना फास्ट एंड फॉरवर्ड नहीं था। आपको पता है कि आज के टाइम पे कोई भी छोटी सी इन्फॉर्मेशन होती है, उसको लोगों तक पहुंचने में इस इंटरनेट के वर्ल्ड में, 5G वर्ल्ड में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। बट बैक इन 1865 इट वाज नॉट सो। चीज़ों को एक जगह से, इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफ़ी टाइम लगता था। तो सबसे पहली बात तो इनके इन्फॉर्मेशंस, इनके जो ऑब्जर्वेशंस थे वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच नहीं पाए। दूसरा कि जो इनके काउंटर पार्ट्स थे, जो कंटेम्प्रेरी थे मेंडल के, तो मेंडल के कंटेम्प्रेरी उस टाइम पे स्टैटिस्टिकल अप्रोच जो मेंडल ने अप्लाई किया था बायोलॉजिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए, उससे कम्प्लीटली डिसएग्री कर रहे थे। और भी जो बायोलॉजिस्ट थे मेंडल के टाइम के, तो उनको भी बहुत अजीबोगरीब लगी ये बात कि मैथ्स के फिनोमेना की मदद से, मैथ्स की मदद से मेंडल वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन सम बायोलॉजिकल फिनोमेना। ऑल्सो कि जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था गार्डन पी के ऊपर, जिसको कि हम पाइसम सटाइवम कहते हैं, इन्होंने एक्सपेरिमेंट गार्डन पी के ऊपर, गार्डन पी के अलावा इन्होंने स्वीट पी के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया, लाथायरस ओडोरेटस जिसका साइंटिफिक नेम है। तो इनको जो रिजल्ट मिली वो डिफरेंट मिली जो इनको पी प्लांट के ऊपर, गार्डन पी के ऊपर मिला था। तो ही वॉज ऑल्सो नॉट सो श्योर अबाउट हिज वर्क। खैर, लेकिन जो काम इन्होंने किया था वो तो सही था। और आपको पता है कि सच को आप कितना भी दबा दो, सच तो सरफेस होना ही है, और ऐसा ही हुआ इनके लाइफ में। बट बिफोर दैट ही डाइड इन 1884। 1884 में डेथ हो गई मेंडल की। एंड आफ्टर हिज डेथ, 16 ईयर आफ्टर हिज डेथ, इन ईयर 1900 रीडिस्कवरी होती है इनके वर्क की। एंड रीडिस्कवरी किया 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने। उनका नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कार्ल कॉरेंस। ये नाम आपको याद रखने होंगे। आपसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज क्रेडिटेड टू रीडिस्कवर मेंडेलियन वर्क। सो कार्ल कॉरेंस वॉज देयर, ह्यूगो डी व्राइस वॉज देयर, एंड एरिक वॉन टेस्मार्क वॉज देयर। So ये तीनों साइंटिस्ट, these 3 scientists are credited to rediscovery of Mendel work. Carl Correns, while working on maize plant, he was from Germany actually. तो जब ये मेज प्लांट के ऊपर क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, तो इनको जो फाइंडिंग्स मिली वो बिल्कुल मैच होती थी मेंडेलियन फाइंडिंग से। यानी कि मेंडल को पी प्लांट के ऊपर करने के बाद जो ऑब्जर्वेशंस उनके थे, कार्ल कोरेंस के ऑब्जर्वेशन से मैच करते थे, ह्यूगो डी व्राइस के ऑब्जर्वेशन से मार्क करते थे, एंड एरिक वॉन टेस्मार्क भी जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ऑन डिफरेंट प्लांट्स, तो इनके भी जो ऑब्जर्वेशन थे वो मेंडेलियन ऑब्जर्वेशन से मैच करते थे। सो पोस्ट हिज डेथ इन 1884, 1900 में रीडिस्कवरी होती है मेंडेलियन वर्क की। सो ये कुछ मेजर टाइमलाइन है मेंडेलियन एरा के। तो अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे मेंडेलियन एरा।
So let's begin with Mendelian era in detail. तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजीज को यहाँ पे सीखना चाहेंगे जो कि हेल्पफुल होंगी हमारे इस एरा को समझने के लिए. सबसे पहला टर्म दैट वी आर गोइंग टू कॉइन हियर इज फैक्टर. अकॉर्डिंग टू मेंडल, फैक्टर वाज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. यानी जो बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, जो कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अकॉर्डिंग टू मेंडल ही कॉल्ड इट एज फैक्टर्स. आज जब हमारा फील्ड ऑफ बायोलॉजी इतना ज़्यादा डेवलप है तो हमको पता है कि इन्हीं फैक्टर्स को हम लोग जीन कहते हैं. एक चीज़ और, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो बायो में अक्सर देखने को मिलती है, जैसे जीन, डीएनए, क्रोमोसोम, इन सब टर्म्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है. वन मोर टर्म इज देयर दैट इज क्रोमैटिन एंड क्रोमैटिड. तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इन सारे टर्म्स के मीनिंग को बहुत माइन्यूटली अच्छे से समझ जाए ताकि किसी भी टाइप के कोई किसी कन्फ्यूज़न का कोई स्कोप ना हो. सो लेट्स बिगिन. जीन क्या है? पहले तो मैं आपको बता दूं, डीएनए जो होता है हमारा वो जेनेटिक मटेरियल है. दिस इज आवर जेनेटिक मटेरियल, यानी द मटेरियल विच इज इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स टू इट्स ऑफस्प्रिंग. दैट्स व्हाई वी कॉल डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल. तो बात आती है जीन किसको कहते हैं. आपने बच्चों देखा होगा कि जब हम लोग डीएनए का डायग्राम बनाते हैं तो ऐसा कुछ डबल स्टैंडर्ड डायग्राम बनाते हैं, है ना. तो लेट्स से कि ये हमारा डीएनए है. अगला जो हमारा चैप्टर होने वाला है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो उसमें हम लोग डीएनए के स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस भी करने वाले हैं. बट ऐसा स्ट्रक्चर तो आप सबने कभी ना कभी देखा ही होगा टेक्स्ट बुक्स वगैरह में. तो ये जो हमारा डीएनए है, दिस इज आवर जेनेटिक मटेरियल जो कि इनहेरिट होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास ऑन होता है. सो आगे चल के हम एक टॉपिक पढ़ते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में. और उससे काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हमारे सामने ये आती है कि हमारे सेल के अंदर जो टोटल डीएनए कंटेंट है, जिसको कि हम जीनोम भी कहते हैं, हैप्लॉइड सेल के अंदर जो टोटल डीएनए कंटेंट होता है जिसको आप जीनोम कहते हो, तो जो टोटल डीएनए कंटेंट है हमारे सेल के अंदर, उसका 98%, मोर देन 98% हिस्सा ये कोई रोल प्ले नहीं करता है और हम लोग इनको कहते हैं इंट्रॉन. यानी कि जितना भी डीएनए आपके सेल के अंदर प्रेजेंट है उसका 98% से ज़्यादा हिस्सा हैज़ नो रोल टू प्ले एंड दैट इज कॉल्ड एज इंट्रॉन. बट लेस देन 2% पार्ट जो हमको कोई कैरेक्टर देते हैं, जो किसी टाइप के पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन करते हैं, वी कॉल इट एज एक्सॉन. तो डीएनए, ऐसा तो आपको समझ में आ गया कि पूरा का पूरा जो हमारा डीएनए है वो हमको कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर देता नहीं है. डीएनए के ऊपर कुछ रीजंस होते हैं. लेट्स से कि दिस इज दैट रीजन, ये वाला रीजन एंड ये वाला रीजन. सो दीज आर द सेगमेंट्स विच आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग अस एनी कैरेक्टर एंड दोज सेगमेंट्स ऑफ डीएनए वी कॉल इट एज जीन. तो जीन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? सेगमेंट्स ऑफ डीएनए जो हमको कोई कैरेक्टर प्रोवाइड करते हैं, यानी कि दैट कोड्स फॉर एनी पॉलीपेप्टाइड, जो कोई पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन करता है, दैट इज कॉल्ड एज जीन. नाउ द नेक्स्ट वन इज क्रोमोसोम. क्रोमोसोम को समझने के लिए पहले हम लोग क्रोमैटिन को समझते हैं. लेट्स से दिस इज अ सेल, और आपको पता है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है एंड न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए पाया जाता है. पर बच्चों, सेल जब नॉन डिवाइडिंग फेज में होता है तो नॉन डिवाइडिंग फेज में जो डीएनए होता है वो सेल के न्यूक्लियस में एक उलझे हुए धागे के फॉर्म में प्रेजेंट होता है एंड दैट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन द सेल न्यूक्लियस इन अ नॉन डिवाइडिंग स्टेट, दैट इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन. सो व्हाट इज क्रोमैटिन? thread like form of DNA
present in nucleus of a non-dividing cell. बट वही बच्चों अगर मैं बात करूं, जब सेल को डिवाइड करना होता है तो ड्यूरिंग द डिवीज़न ये जो क्रोमैटिन है, यानी कि ये जो उलझा हुआ धागा है, ये बहुत हाईली कम्पैक्ट एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है. इट शोज वेरी हाई लेवल ऑफ कंडेंसेशन टू फॉर्म अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, एंड दैट कॉम्पैक्ट रॉड लाइक स्ट्रक्चर इज द ग्रेट क्रोमोसोम. सो आप देख रहे हो, एक धागे को अगर आप बहुत हाई लेवल पे कॉइलिंग शो करोगे तो इट विल श्योरली टेक अ फॉर्म ऑफ अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर, एंड दिस रॉड लाइक स्ट्रक्चर वी कॉल इट एज क्रोमोसोम. आपको पता है कि क्रोमोसोम के अंदर एक सेंट्रोमेयर भी होता है. सो व्हाट इज क्रोमोसोम? तो जब सेल को डिवाइड करना होता है ड्यूरिंग द डिवाइडिंग फेज, ये जो क्रोमैटिन के मटेरियल है, this material condenses to form a solid rod-like structure that is called as chromosome. So now you are very clear with the definition of gene, you are very clear with the definition of DNA. Now you also know what is chromosome. इन सब के बीच में क्या डिफरेंस है? DNA के सेगमेंट जो हमको कोई कैरेक्टर देते हैं that is called as gene. DNA हमारा जेनेटिक मटेरियल है. जब सेल डिवाइड नहीं करता है, नॉन डिवाइडिंग फेज में होता है, तो जो DNA होता है वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में, जिसको कि हम लोग कहते हैं क्रोमैटिन. लेकिन जब सेल को डिवीजन करनी होती है तब ये जो क्रोमैटिन है इट गेट कंडेंस इनटू अ सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर. वी कॉल इट एज क्रोमोसोम, एंड हाफ पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम दैट इज कॉल्ड एज क्रोमैटिड. हाफ पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम दैट इज कॉल्ड एज क्रोमैटिड. तो आपको पता है कि जीन जो है वो डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होता है, और डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में. तो जब डीएनए विल शो क्वाइलिंग, तो जीन्स आपको कुछ ऐसे अपीयर होते हुए दिखेंगे क्रोमोसोम्स के ऊपर. सो दैट्स वाई समटाइम वी ऑल्सो से कि जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम. सो दीज आर जीन्स. तो सारे स्ट्रक्चर देखा जाए तो लगभग सिमिलर ही हैं. अलग अलग फेजेस में या अलग अलग टाइम पे इनको हम लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं. सो द फर्स्ट टर्म दैट वी डिस्कस्ड हियर इज फैक्टर. अकॉर्डिंग टू मेंडल, फैक्टर इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जिसको आज के टाइम पे हम जीन के नाम से जानते हैं. देयर इज अनदर टर्म जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस को समझने में आपको काफ़ी हेल्प करेगी, एंड दैट इज होमोजाइगोट. सो व्हाट डू यू मीन बाय होमोजाइगस? बच्चों आपको पता है कि जाइगोट का फॉर्मेशन जो होता है, वन मोर थिंग बिफोर डिस्कसिंग होमोजाइगस, लेट मी इंट्रोड्यूस अनदर टर्म कॉल्ड एलील. एलील को अगर सिंपल शब्दों में डिफाइन करूं तो लेट्स से कि दिस इज आवर क्रोमोसोम. फॉर सिंप्लिसिटी आई एम ड्राइंग ओनली वन क्रोमैटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम. हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं. So one copy of each chromosome we inherit from our father, and one copy of each chromosome we inherit from our mother. So ये हमारे पास हर एक क्रोमोसोम की दो कॉपी होती है, और ये जो दोनों कॉपीज होती है each क्रोमोसोम की, that we call it as homologous chromosome. क्या है homologous क्रोमोसोम? हर एक क्रोमोसोम की जो एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट होती है हमारे सेल के अंदर, सो बोथ ऑफ देम आर टुगेदर नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम. तीन मामलों में ये सिमिलर होते हैं एक दूसरे के. These are similar with respect to number of genes, सेम नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट होंगे. दूसरा लोकस ऑफ जीन, यानी कि जो जीन्स प्रेजेंट होंगे वो एग्जैक्टली दोनों क्रोमोसोम्स पे सेम पोजीशन पे होंगे. एंड थर्ड इज पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर. आपको पता होगा बच्चों, सेंट्रोमेयर के पोजीशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्रोमोसोम्स को चार टाइप में बांटते हैं: मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड द टीलोसेंट्रिक. सो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, सो वन ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम वी रिसीव फ्रॉम आवर मदर,
एंड अनदर होमोलोगस क्रोमोसोम की जो दूसरी कॉपी है वो हम रिसीव करते हैं अपने फादर साइड से। अब लेट्स से कि हियर इज प्रेजेंट अ जीन, तो वी आर कॉलिंग इट ए। तो जो मदर साइड से होमोलोगस क्रोमोसोम आई है जिसके ऊपर नंबर ऑफ जीन्स भी सेम होंगे, लोकेशन ऑफ जीन्स भी सेम होंगे, तो होमोलोगस क्रोमोसोम में ये सारी चीज़ें सेम होती है, तो यहाँ पे भी सेम जीन प्रेजेंट हो सकता है। अब इस जीन का या तो सेम फॉर्म प्रेजेंट हो सकता है या फिर डिफरेंट फॉर्म प्रेजेंट हो सकता है। सो व्हाट इज एलील, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे एज डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन, दैट इज कॉल्ड एज एलील्स। एक ही जीन के अलग अलग फॉर्म्स को हम लोग कहते हैं एलील। नाउ वन ऑफ द पॉसिबिलिटी इज कि जो जीन इनहेरिट कर रहे हैं हम अपने मदर साइड से वो एग्जैक्टली सिमिलर हो फ्रॉम आवर फादर साइड, देन सच कंडीशन इज कॉल्ड एज होमोजाइगोट। सो व्हेन बोथ द कॉपीज ऑफ जीन दैट इज रिसीव्ड फ्रॉम आवर पेरेंट्स आर सिमिलर, तो फिर उस जाइगोट को हम लोग कहते हैं होमोजाइगोट, एंड द इंडिविजुअल विच डेवलप्स फ्रॉम द होमोजाइगोट्स आर कॉल्ड एज होमोजाइगस इंडिविजुअल, whereas another term is heterozygous condition। अब पॉसिबिलिटी तो ये भी है ना कि मदर साइड से हमने किसी जीन का डोमिनेंट फॉर्म रिसीव कर लिया और फादर साइड से रिसेसिव और वाइस वर्सा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक जीन की दो कॉपीज़ तो है प्रेजेंट यहाँ पे, लेकिन जो दोनों कॉपीज़ हैं वो एक दूसरे से अलग अलग है। तो ऐसे इंडिविजुअल जिनके पास किसी एक पर्टिकुलर जीन की दो डिफरेंट कॉपीज प्रेजेंट हो, सच इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड एज हेट्रोजाइगस। तो होमोजाइगस का मतलब क्या हुआ, जिनके पास दो जीन्स की बिल्कुल सिमिलर फॉर्म रिसीव हुई हो अपने पेरेंट्स से, उस टाइप के इंडिविजुअल के लिए हम लोग टर्म यूज़ करते हैं होमोजाइगस। एंड ऐसे इंडिविजुअल्स जिन्होंने जीन्स रिसीव किया अपने पेरेंट्स से डिफरेंट वाले, एक ही जीन के अलग अलग फॉर्म्स, डिफरेंट एलील्स, उनके लिए हम लोग टर्म यूज़ करते हैं हेट्रोजाइगस। आगे चल के आपको एक और टर्म की ज़रूरत पड़ेगी एंड दैट इज जीनोटाइप। सो व्हाट डू वी मीन बाय जीनोटाइप? द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिविजुअल is known as its genotype. One more term that we will discuss here is phenotype. So genotype means genetic constitution of individual, whereas phenotype means the external appearance of organism is called as its phenotype. So genetic constitution is known as genotype and external appearance is known as phenotype. One more term is there जिसकी शायद ही आपको ज़रूरत पड़े बट जानना ज़रूरी है, that is phenocopy. Let's say students कि there are two individuals with different genotypes and उन genotypes को अगर आप अलग अलग environment में रखते हो तो it might lead to similar kind of phenotype। यानी कि अलग अलग genotypes को जब आप अलग अलग environment में रखो और उन अलग अलग जीनोटाइप से सिमिलर टाइप ऑफ फिनोटाइप जो अपीयर हो जाता है, ऑब्टेन हो जाता है, देन दे आर कॉल्ड एज फिनोकॉपी ऑफ ईच अदर। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने मेंडेलियन एरा में जो सबसे बेसिक चीज़ें होती है, जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है, जिन टर्मिनोलॉजीज़ की आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी, उन सारे टर्म्स को हम लोगों ने डिस्कस किया। अब बच्चों अपने अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पी प्लांट के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया था मेंडल ने और उससे क्या क्या आउटकम निकले थे उसके बारे में।